everyone, welcome back to the channel. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीओपी में. जब पीओपी की बात हम करते हैं तो जो पीओपी है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग का मेथड यूज़ करता है. कोई भी एंट्री जब हम डालते हैं, जैसे वी हैव लेट्स से एक्सपोर्ट किया तो पेमेंट आएगा, तो वो क्रेडिट साइड में होगा. लेकिन उसी के साथ साथ देयर वुड बी अ डेबिट एंट्री ऑल्सो. तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो पीओपी में डबल टाइम एंट्री होती है, एक क्रेडिट साइड और दूसरा डेबिट साइड. तो वो एग्जैक्टली कैसे होता है और क्यों होता है वो हम समझेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग के थ्रू. सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड डबल एंट्री बुक कीपिंग. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं जिसके थ्रू हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग समझेंगे. In recording a nation's international transaction, the accounting procedure known as double entry bookkeeping is used. There are various accounting procedures, जिसमें से एक है डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो यूज़ किया जाता है अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हम चेक करते हैं तो उसमें हम डबल एंट्री बुक कीपिंग का यूज़ करते हैं. दिस मीन्स दैट each international transaction is recorded twice, once as a credit and once as a debit of an equal amount. अगर 200 का क्रेडिट हुआ है तो हम 200 डेबिट साइड में भी एंट्री करेंगे. क्यों, देखते हैं. The reason for this is that in general every transaction has two sides. We sell something and we receive payment for it. We buy something and we have to pay for it. See, अगर आप कोई गुड सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट मिलेगा 200 रुपये का, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा. लेकिन उसके साथ साथ लेट्स से जो आप सेल कर रहे हो वो 200 रुपये का है, तो 200 रुपये का आपको पेमेंट आएगा, तो वो क्रेडिट साइड में है. लेकिन उसके साथ साथ आपकी कोई चीज़ भी चली गई जो आपने सेल किया, जिसका वर्थ 200 रुपीज़ था, वो आपने दे दिया है, वो चीज़ भी चली गई, तो देयर इज़ अ रिडक्शन इन द गुड्स दैट आर अवेलेबल. तो वो डेबिट साइड में आएगा कि आपका रिडक्शन हो गया गुड्स का, तो 200 रुपीज़ विच वॉज वर्थ 200 रुपीज़, तो वो डेबिट साइड में एंट्री होगी और अब उसका पेमेंट आया 200. तो व्हेन यू ऐड दिस बोथ इट बिकम्स टू ज़ीरो इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. फॉर एग्जाम्पल, suppose that the US firm, let's take US, always US is the home country जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, US firm exports $500 of goods to be paid in the 3 months. 500 वर्थ का कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है US का फर्म, जिसका पेमेंट 3 मंथ में आएगा. US फर्म फर्स्ट क्रेडिट गुड्स एक्सपोर्ट्स फॉर $500 सिंस दीज गुड्स एक्सपोर्ट विल लीड टू अ रिसीट ऑफ पेमेंट फ्रॉम फॉरेनर. तो पहले वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर लेता है, तो जो भी वर्थ ऑफ 500 रुपीज़ का जो गुड्स खरीदा गया है वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तभी जाके पेमेंट मिलेगा. The payment itself is then entered as a financial debit because it represents a financial outflow from US. वही पेमेंट जो 500 का है वो डेबिट में एंट्री किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि देयर इज़ एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वर्थ 500. अगर हम उसे इधर ही बेचते तो और कुछ भी मिलता, $500 मिल सकता था. तो देयर इज़ एन फाइनेंशियल आउटफ्लो. वो गुड्स जो चले गए बाहर वो 500 रुपीज़ डॉलर्स के थे, तो $500 का फाइनेंशियल आउटफ्लो हुआ, तो इस वजह से डेबिट साइड में एंट्री होगी. दैट इज़ बाय अग्रीइंग टू वेट 3 months फॉर रीपेमेंट. ऑब्वियसली 500 का पेमेंट हुआ, गुड्स बेचा है,
अग्री कर रहे हैं, अगर वो गुड्स उन तक पहुंचेगा मतलब सेकेंड पार्टी तक पहुंचेगा मतलब यूएस फर्म इज़ अग्रीन कि ठीक है मैंने गुड्स भेज दिए, आप 3 मंथ्स में पेमेंट करो. द यूएस एक्सपोर्टर इज एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू एंड हैज़ अक्वायर्ड अ क्लेम ऑन फॉरेन इम्पोर्टर. अब उन्होंने क्रेडिट दिया है उनको कि आपको हमें पे करना है इन 3 मंथ्स, एंड एक क्लेम ले लिया है उनसे कि अब आपको हमें $500 पे करने हैं. दिस इज़ एन इंक्रीज इन यूएस असेट अब्रॉड. इसको यूएस का जो असेट था, यूएस का असेट यानी यूएस का जो गुड्स था वो अब वहाँ पे जाके पहुँचा है. तो देयर इज़ एन असेट को आप गुड्स ले सकते हो. सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन गुड्स, या तो फिर शेयर्स, सिक्योरिटीज़ जो होती है वो समझ सकते हो. तो गुड्स वहाँ पे अब्रॉड में पहुँचे हैं. देयर इज़ एन इंक्रीज इन द यूएस असेट अब्रॉड. यूएस के जितने भी गुड्स हैं वहाँ पे अब्रॉड में इंक्रीज़ हुए हैं. जी हाँ, $500 के गुड्स वहाँ पे गए हैं. एंड द डेबिट, करेक्ट. तो इस वजह से हम डेबिट में उसे एंट्री करेंगे. तो 2 एंट्री कैसे हुई? एक एंट्री हुई कि गुड एक्सपोर्ट किया तो इस वजह से हमें पेमेंट मिलेगा, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी. लेकिन उसके साथ साथ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द यूएस असेट अब्रॉड, यानी हमारे गुड्स भी चले गए हैं. तो इस वजह से डेबिट साइड में उनके वर्थ का या जितने अमाउंट का असेट अब्रॉड में चला गया है उतने अमाउंट का डेबिट एंट्री भी होगी. सो दिस इज़ हाउ डबल एंट्री की जाती है यूजिंग. तो फाइनेंशियल आउटफ्लो हुआ है $500 का. Another example of double entry bookkeeping, suppose US resident visits London, which is UK, and spends $200 on hotels, meals and so on. पेमेंट हुई है, राइट. होम कंट्री ने पेमेंट वहाँ पे की है, तो डेबिट साइड में एंट्री होगा. ट्रैवल सर्विस परचेस्ड फ्रॉम फॉरेनर्स जो कि 200 होगा. अब क्योंकि हमने $200 वर्थ रुपीज़ का सर्विसेज उनसे लिया तो वो क्रेडिट साइड पे भी आएगा. हमने लिया है, हमें सर्विस मिली है $200 की वर्थ की, तो प्लस साइड में एंट्री होगी. The US resident is purchasing travel service from foreigners requiring a payment. Thus, the US debits travel service for $200. तो $200 माइनस हो गए. ट्रैवल सर्विस के वजह से $200 पे करने पड़े. पेमेंट itself is then entered as credit. क्यों? Because it represents an increase in the foreign claims on US. फॉरेन क्यों क्लेम करेगा यूएस पे? क्योंकि फॉरेन बोलेगा हमने आपको $200 वर्थ की सर्विस प्रोवाइड की है. स्पेसिफिकली वी कैन थिंक ऑफ $200 इन ब्रिटिश हैंड्स एज सिक्योरिटीज गिविंग द यूके अ क्लेम ऑन यूएस गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरे तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो डॉलर पे किया गया वहाँ पे, वो डॉलर जो है वो बाद में यूज़ कर सकता है यूके टू बाय यूएस गुड्स एंड सर्विस इन फ्यूचर, जिसमें हमें वो एडिशन हो जाएगा, वो पेमेंट करेगा. इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द फॉरेन असेट्स इन यूएस. तो जैसे मैंने कहा कि असेट को आप गुड्स या कुछ सिक्योरिटी या ऐसे समझोगे, तो देयर इज़ एन ऑब्वियसली फॉरेन असेट, फॉरेन की सर्विस हमें प्रोवाइड की गई है, तो फॉरेन की सर्विस जो है वो इंक्रीज़ हुई है यूएस में, इस वजह से क्रेडिट साइड में एंट्री होगी. देयरफॉर इट इज़ अ फाइनेंशियल इनफ्लो. फाइनेंशियल इनफ्लो क्यों? क्योंकि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द फॉरेन असेट इन यूएस टू यूएस रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट ऑफ $200. द एंटायर ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड एज फॉलो. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ये 2 एग्जाम्पल से कि कैसे दोनों साइड में एंट्री होती है. थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट करूँ उससे पहले
नीचे नंबर गिवन है, इफ़ यू रिक्वायर ऑनलाइन सेशंस फ्रॉम मी ऑन एनी ऑफ द पेपर, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इफ़ यू रिक्वायर ऑनलाइन सेशंस यू कैन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नेम एंड यू कैन शेयर मी द सिलेबस। आई विल डेफिनेटली, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगी, आपको रिप्लाई आ जाएगा। सो व्हाट्सएप ऑन द नंबर गिवन बिलो। लेट्स कंटिन्यू। थर्ड एग्जाम्पल, assume that US government gives a US bank $100 to the government of developing nation as a part of US aid program। US गवर्नमेंट जो है वो किसी और डेवलपिंग नेशन को $100 दे रहा है एज अ US एड प्रोग्राम। तो पहली चीज़ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन कैसा पेमेंट दिया गया है, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, इतना क्लियर है। यूनाइटेड स्टेट्स डेबिट्स यूनिलैटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम $, for the $100 gift given, that is payment made to foreigner। अब the payment itself is the US bank balance given to the government of the developing nation। जो पेमेंट $100 का किया गया है वो US के बैंक बैलेंस जो डेवलपिंग नेशन में US का जो बैंक बैलेंस होगा उसमें एंट्री की जाएगी। दिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन द फॉरेन क्लेम और फॉरेन असेट इन US और फॉरेन असेट in the US and is recorded as financial inflow or credit। मतलब क्या है इसका कि आगे चल के वो डॉलर एज इट इज़ गवर्नमेंट ऑब्वियसली $100 को वैसे ही रखेगा, उसको देन चेंज करके वो समझो किसी डेवलपिंग नेशन को दिया तो अपने करेंसी में चेंज करेगा, लेकिन वो डॉलर बाद में तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो जब वो यूज़ करेगा तब $100 का फाइनेंशियल इनफ्लो होगा, तो इसलिए दोनों एंट्री होगी। सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द फॉरेन क्लेम, यानी वो फॉरेन क्लेम कर रहा है कि आगे चल के हम तुम्हारे से $100 का कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। और फॉरेन असेट, या तो फॉरेन के असेट्स जो है वो हमारे पास US में हैं and is recorded as financial inflow or credit in US balance of payment। This entire transaction is thus like this। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। Suppose US resident purchases foreign stock। US का बंदा फॉरेन का स्टॉक खरीद रहा है, फॉरेन का स्टॉक खरीदा, pays for it by increasing foreign bank balance in the US। Again, US का पर्सन इज परचेसिंग फॉरेन स्टॉक। लेते हैं यूके से उसने स्टॉक खरीदा तो पेमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट। पेमेंट $400 का करना पड़ेगा। अब ये $400 कहाँ से आएंगे? पेज फॉर इट बाय इंक्रीजिंग फॉरेन बैंक बैलेंस इन US, यानी वो अपने अकाउंट से फॉरेन का जो अकाउंट है, यानी यूके का जो अकाउंट है या यूके का जो बैंक है, US में ब्रांचेस होते हैं, करेक्ट। यूके के बैंक के ब्रांचेस US में होंगे। तो वो बंदा जो है जो ख़रीद रहा है $400 का स्टॉक, वो जाके यूके के बैंक में जो US में उसका ब्रांच है वहाँ पे डिपॉजिट करेगा। पैसे दिए तभी तो फॉरेन स्टॉक मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ फॉरेन बैंक बैलेंस इन US। परचेज ऑफ फॉरेन स्टॉक इंक्रीजेस US एसेट अब्रॉड। जब आप परचेज कर रहे हो स्टॉक, दैट मीन्स US का असेट अब्रॉड में बढ़ चुका है, क्योंकि फॉरेन का स्टॉक खरीदा है, पेमेंट हुआ है, तो US का असेट अब्रॉड में बढ़ा है। दिस इज़ फाइनेंशियल आउटफ्लो।
देयर विल बी अ फाइनेंशियल आउटफ्लो, पैसे जाएंगे, पेमेंट होगा फ्रॉम यूएस एंड इज रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल डेबिट ऑफ $400 इन USBOP. इंक्रीज इन द, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले फाइनेंशियल आउटफ्लो होगा, क्यों? क्योंकि परचेज किया गया स्टॉक तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा. The increase in the foreign bank balance in US is an increase in the foreign asset in US and is credited as the credit and is entered as a credit in USBOP. फॉरेन का बैंक बैलेंस बढ़ चुका क्योंकि फॉरेन को पैसे दिए हैं, ऐसे हम ले रहे हैं, करेक्ट. तो देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेन का पैसा इन यूएस, करेक्ट. इसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे. द रिजल्ट वुड बी सेम इफ यूएस रेसिडेंट पेड फॉर द फॉरेन स्टॉक बाय रिड्यूसिंग बैंक बैलेंस अब्रॉड. ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आएगा कि अगर वो यूएस का रेसिडेंट पे कर रहा है फॉरेन स्टॉक के लिए बैंक अब्रॉड के बैंक बैलेंस में कम करके. ऑब्वियसली देयर विल बी अ इंक्रीज इन फॉरेन असेट इन यूएस. अल्टीमेटली यहाँ से भरे या वहाँ से भरे, दोनों साइड से रिडक्शन ही होगा यूएस असेट अब्रॉड में. Note that both sides of transaction are this. So there is a financial inflow, increase in foreign bank balance in US. तो 400 रुपये का बैंक बैलेंस, फॉरेन के बैंक बैलेंस बढ़ गए. सो देर इज़ एन इंक्रीज इन फॉरेन असेट इन US. फाइनली सपोज दैट फॉरेन इन्वेस्टर, अब फॉरेन इन्वेस्टर यूके का बंदा $300 का US ट्रेजरी बिल खरीद रहा है. तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ पेमेंट आएगा तो देयर इज एन एडिशन, क्रेडिट साइड होगा. एंड पे कैसे कर रहा है? ड्रॉइंग डाउन हिज बैंक बैलेंस इन यूएस बाय इक्वल अमाउंट. पे कैसे किया? उसका जो यूएस में अकाउंट था उसमें उस बैंक में से भरा है उसने $300. तो जो यूएस में फॉरेन का बैंक बैलेंस था वो कम हो जाएगा $300 से. द परचेज ऑफ यूएस ट्रेजरी बिल इंक्रीजेस फॉरेन असेट्स इन यूएस. परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स फॉरेन असेट बढ़ा रहा है यूएस में, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन के पर्सन ने ख़रीदा है. सो $300 आया है, ठीक है. सो देर इज़ एन इंक्रीज इन फॉरेन असेट इन यूएस. दिस इज़ फाइनेंशियल इनफ्लो हुआ टू यूएस एंड इज़ रिकॉर्डेड. ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, इंक्रीज इन द फॉरेन असेट इन यूएस, डिक्रीज इन द फॉरेन असेट इन यूएस, या इंक्रीज इन द यूएस असेट अब्रॉड, डिक्रीज इन यूएस असेट अब्रॉड, ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है जब मैं क्रेडिट या डेबिट साइड बता रही थी कि अगर इंक्रीज इन फॉरेन असेट इन यूएस है तो वो फाइनेंशियल इनफ्लो हुआ, यानी वो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी. इसका मतलब क्या है वो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो, इन डेप्थ मतलब वहाँ पे देख सकते हो. दिस इज़ फाइनेंशियल इनफ्लो टू यूएस एंड इज़ रिकॉर्डेड एज क्रेडिट साइड, यानी पेमेंट होगी. The drawing down of US bank balance by foreigner is a reduction. उसने US के बैंक बैलेंस में से फॉरेन, जो यूके का बंदा है उसने US के बैंक बैलेंस यूज़ किया है, फॉरेन बैंक बैलेंस. तो इस वजह से रिडक्शन होगा फॉरेन असेट्स, जितने भी फॉरेन की मनी पड़ी थी उसमें $300 का रिडक्शन होगा इन US. दैट्स द रीज़न एक फाइनेंशियल आउटफ्लो दिखेगा, रिडक्शन इन फॉरेन बैंक बैलेंस इन यूएस फ्रॉम यूएस एंड इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. अब हम आगे बढ़े उससे पहले फटाफट से, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 5 ट्रांजैक्शंस कि कैसे डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड एंट्री होती है, तो डू लाइक द वीडियो. कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि कोई भी फीडबैक है या एनी डाउट्स यू हैव. Share it with your friends and classmates. If you are new to the channel, do subscribe to the channel. Let's move ahead.
If we assume that these 5 transactions are all international transaction of US during the year, वो ले रहे हैं कि यही 5 ट्रांजैक्शन सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एक साल के, देन यूएस का बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा. गुड्स एक्सपोर्ट हुए थे तो 500 का क्रेडिट आया, सर्विस लिया गया था तो 200 का डेबिट हुआ. यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेमेंट डेवलपिंग नेशन को किया गया था तो 100 का डेबिट. अब फाइनेंशियल फ्लोज जो है वो नेट है. नेट यानी जितने भी यहाँ पे फाइनेंशियल इनफ्लो या आउटफ्लो है उनको कैलकुलेट करके. फाइनेंशियल आउटफ्लो 500 का तो -500, देन financial inflow of 200, so -500 plus 200, that gives me -300. Then -300 में there is again financial inflow of $100, so -300 plus 100, that comes to -200. Then there is financial outflow of 400, so -200 में there is addition of -400 -600, क्योंकि there is financial outflow of 400 तो -400, then financial inflow of 400, so +400, that comes to -200. -200 again inflow of 300, so +300, that comes to 100, and there is an financial outflow of 300. 100 minus 300 which comes to -200, so -200 डेबिट में. तो जितने भी हमने इस 5 ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल इनफ्लो एंड आउटफ्लो लिखे हैं उन सबका नेट यानी जो बचा उन सबको ऐड करेंगे, एंड जो बचा वो हम नेट डेबिट साइड में हुआ, क्रेडिट साइड में हुआ. +200 होता तो क्रेडिट साइड में होता, डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, -200 है तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे. नेट कैपिटल डेबिट बैलेंस इज -200 इज ऑब्टेन बाय एडिंग 7 कैपिटल एंट्रीज, क्योंकि फाइनेंशियल फ्लोज तो हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो वो जितने भी यहाँ पे 7 एंट्रीज फाइनेंशियल फ्लोज की हुई है उन सबको ऐड करेंगे प्रीवियसली एग्जामिन्ड सेपरेटली. तो अगर आप देखो क्रेडिट 500 का है, डेबिट ऐड होके 500 हो रहा है. टोटल डेबिट इक्वल्स टोटल क्रेडिट बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. डबल एंट्री बुक कीपिंग के वजह से क्रेडिट इक्वल डेबिट हो जाता है. द ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन that is with maturity of more than 1 year, such as bond or a stock, as opposed to 3 months treasury bill, is usually no longer made because bonds and stocks are liquid and it can be sold and bought almost immediately. तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो डिस्टिंक्शन पहले किया जाता था कि नहीं, ये जो कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है वो शॉर्ट टर्म वाले का है, ये लॉन्ग टर्म का है, वो अभी होता नहीं है इतना, क्योंकि दोनों स्टॉक्स चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो वो सेल एंड बाय किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो इस वजह से उनका डिस्टिंक्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल है तो उसको कंसिडर नहीं करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है कंसिडर करना है, वो चीज़ें अभी डिफरेंस नहीं की जाती है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग. आई होप मैंने उसको ईजी कर दिया है समझने के लिए, आपको ईजीली मैंने एक्सप्लेन किया है. मैंने क्यों डेबिट साइड में क्यों क्रेडिट साइड में दोनों जगह पर एंट्री क्यों होती है, मैंने पाँचों के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाए हैं. तो अगर आपको एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन दूसरी बार वीडियो देख के. एंड जितना भी व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन फॉरेन असेट्स अब्रॉड या इंक्रीज इन फॉरेन असेट्स इन यूएस या रिडक्शन इन यूएस असेट अब्रॉड,
उनका मीनिंग पहले आप अच्छे से क्रेडिट एंड डेबिट वाला जो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया उसको देख के समझ लीजिए, देन यू कम एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो येस, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड. फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोई भी डाउट या कोई भी फीडबैक है आपका तो share it, and if you are new, do subscribe. Thank you.